चलिए, पीएमएमसी आप लोग का चल रहा था। पीएमएमसी में अब पीएमएमसी में उसका कैसे आम मीटर वोल्ट मीटर बनाते हैं आज वही पढ़ेंगे। इसके बाद पीएमएमसी कंप्लीट, उसके बाद मूविंग आयरन चलेगा। ठीक है, आप लोग को पढ़ाए थे उसमें 3 तरह का डिफ्लेक्शन होता है, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगता है किसमें, इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट में। डिफ्लेक्टिंग 3 तरह का टॉर्क, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क, कंट्रोलिंग टॉर्क और डैम्पिंग टॉर्क। तो जो कंट्रोलिंग टॉर्क है का थोड़ा सा स्प्रिंग और ग्रेविटी दो बताए थे ना। जो स्प्रिंग है, स्प्रिंग में बताया था ना ऐसे करके स्प्रिंग होगा। उसका फॉर्मूला जो है ये कंट्रोलिंग टॉर्क का है, ये थीटा। जहाँ की ई क्या है, यंग मॉडुलस है। टी क्या है, डेप्थ है मीटर में। टी क्या है, थिकनेस है। एल क्या है, लेंथ और मीटर में है। यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या देख रहे हैं, टी सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। ठीक है, टी सी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा आया। अब एक बात और बताए थे कि जो नीडल है उस पर डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगा, डिफ्लेक्ट किया तो धीरे धीरे कंट्रोलिंग टॉर्क के जैसे ही वो बराबर होगा वहीं पे जाकर रुक जाएगा। यानी कि जहाँ पे डिफ्लेक्टिंग टॉर्क लगा वहाँ पे कंट्रोलिंग टॉर्क 0 है, जहाँ स्टार्ट किया। और धीरे धीरे मिड में आते आते क्या हुआ, डिफ्लेक्टिंग घटने लगा और कंट्रोलिंग बढ़ने लगा। यही ना हुआ होगा। और जहाँ पे उसका रीडिंग है, मान लिए 5 एम्पियर या 5 वोल्ट है, तो वहाँ पे क्या हुआ, कंट्रोलिंग और डिफ्लेक्टिंग। जहाँ पे मेरा रीडिंग आएगा वहाँ पे मेरा कंट्रोलिंग और डिफ्लेक्टिंग क्या हो जाएगा, दोनों बराबर होगा, तभी ना होगा। तो देखिए इसमें टीसी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा है। अब पीएमएमसी में हम लोग कल फार्मूला देखे थे, टॉर्क का फार्मूला क्या आता है, ठीक है। ये तो मैग्नेटिक फ्लक्स है, यहाँ पे ये हुआ, तो टॉ भी कर सकते हैं या टी कर सकते हैं, जो करना है कहिए। तो देखिए डिफ्लेक्टिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट, और यहाँ पे कंट्रोलिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा। और ये रीडिंग हमको कहाँ मिलेगा, जब दोनों टॉर्क इक्वल होगा। तो यहाँ नहीं, हम यहाँ से कर सकते हैं, यहाँ से हम ये ला सकते हैं, जो करंट होगा वो थीटा के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो ये कैसा इक्वेशन आया, लीनियर आया, लीनियर इक्वेशन आया ना। ठीक है, तो जब ये लीनियर इक्वेशन आया तो इससे बना हुआ स्प्रिंग मैकेनिज्म से जो मेरा बना हुआ एपरेटस रहेगा उसका जो स्केल होगा वो मेरा यूनिफॉर्म होगा। यानी कि ये मेरा 0 है तो ये 1 2 3 4 5, ये यूनिफॉर्म स्केल है। यूनिफॉर्म स्केल कहने का मतलब है ये सबका हाँ इक्वल है। ठीक है, तो यानी कि ये कैसा स्केल हो गया, यूनिफॉर्म स्केल। ठीक है, ये समझ में आया, स्प्रिंग मैकेनिज्म के कारण क्यों यूनिफॉर्म स्केल आया, समझ में आया, क्योंकि मेरा ये इक्वेशन आया। या इसको ऐसे ही बोल सकते हैं, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट। मतलब हम मेजर क्या कर रहे हैं, थीटा सॉरी करंट, करंट मेजर कर रहे हैं ना, इट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, ये कह सकते हैं। तो थीटा आया, यानी थीटा जो इतना एंगल मूव किया ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट हुआ। इसीलिए इसके करने के कारण मेरा यूनिफॉर्म स्केल आया और ये इसका फॉर्मूला हुआ। ठीक है, ये समझ में आ गया स्प्रिंग। नेक्स्ट है आपका ग्रेविटी कंट्रोल मैकेनिज्म। ये ग्रेविटी कंट्रोल में क्या होता है, तो वेट से उसको कंट्रोल करते हैं। अब जैसे देखिए ये कंट्रोल वेट लगाए, बैलेंस वेट नहीं कर रहा है, बैलेंस वेट तो जस्ट पॉइंटर को ऐसे ऐसे करने के लिए कंट्रोल वेट लगाए। जहाँ पे स्प्रिंग लगाए थे ना वहाँ पे कंट्रोल वेट लगाए। अब ये कंट्रोल वेट के कारण ये क्या होगा, एक ये मूव करेगा, इसका हमेशा ये पता है ना, वेट हमेशा ग्रेविटी के डायरेक्शन में लगता है वेट। ठीक है, अब इसका दो कंपोनेंट टूटा, जितना ये थीटा से गया था, ठीक है, ये लेंथ एल है। अब इसका दो कंपोनेंट टूट गया, अगर ये थीटा है, यहाँ पे दो कंपोनेंट टूटा, ये हो गया डब्ल्यू साइन थीटा, वेट का साइन कंपोनेंट और वेट का कॉस कंपोनेंट। ठीक है, अब देखिए ये जो है, ये जो लेंथ है, ये जो कंपोनेंट टूटा है, एक इधर और एक ऐसे, तो यही कह रहा है कि टॉर्क जो लगा
वो वेट का कंपोनेंट क्रॉस एल, ठीक है। एल मतलब लेंथ, ठीक है। टॉर्क यही ना होता है जो लेंथ होता है। तो ये इसको डब्ल्यू साइन थीटा को के से डिनोट कर दिया। अब ये जो है यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट ये अपने आप में ये 90 डिग्री है, ये डायरेक्ट क्या हो जाएगा डब्ल्यू एल साइन थीटा। तो यहाँ के ये क्या हो जाएगा डब्ल्यू एल साइन थीटा। अब यहाँ पे ये कर रहा है कि इसको मान लिया कांस्टेंट के, इसको मान लिया कांस्टेंट के, तो यहाँ पे मेरा ये कितना हो जाएगा के साइन थीटा, यानी कि हम क्या कर रहे हैं यहाँ पे कंट्रोलिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा हो गया। अब जो साइन थीटा होता है तो साइन थीटा का क्या होता है, धीरे धीरे उसका वैल्यू बढ़ता है फिर घटता है फिर बढ़ता है फिर घटता है, यानी कि समय के साथ अलग अलग वैल्यू आता है। तो यानी कि इससे बना हुआ जो ये स्केल होगा जहाँ पे ग्रेविटी कंट्रोल मैकेनिज्म यूज हो रहा है, इसका स्केल कुछ ऐसा होगा, यानी कि इनिशियली क्रैम्प्ड रहेगा, इनिशियली क्रैम्पिंग रहेगा, यानी कि ये 0 है, ये 10 हो गया, और फिर 11 12 13। ये कैसा स्केल हुआ, नॉन यूनिफॉर्म स्केल हुआ। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के लिए सब पढ़ा रहे हैं, हो सकता है इससे ऑब्जेक्टिव आ जाए, ठीक है। ये समझ में आया, नॉन यूनिफॉर्म स्केल हुआ क्यों, क्योंकि यहाँ कंट्रोलिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन थीटा हुआ, साइन के टर्म में है, तो साइन का वैल्यू तो हर एक इंस्टेंट पे चेंज होता है ना, जैसे जैसे उसको चेंज कीजिएगा 0 से -1 to 1 चलेगा साइन का वैल्यू, ठीक है। तो इसके कारण जो मेरा स्केल आएगा वो कैसा स्केल आएगा, नॉन यूनिफॉर्म स्केल आएगा, ठीक है। नॉन यूनिफॉर्म स्केल यानी कि इनिशियली क्रैम्प्ड रहेगा, इतना छोटा डिवीजन में वो 10 तक रीड कर देगा और फिर इसके बाद यूनिफॉर्म हो गया, ठीक है। ये दोनों में डिफरेंस है, हालांकि ये डिफरेंस आप लोग को आएगा नहीं, लेकिन एक बार पढ़ लीजिएगा, आने का चांस बहुत कम है। स्केल इसमें क्या होगा यूनिफॉर्म होगा, इसमें स्केल क्या होगा नॉन यूनिफॉर्म होगा। ये बहुत एक्यूरेट होता है, लेकिन इसमें एक्यूरेट उतना नहीं होता है, यही सब है। कॉस्टलियर होता है ग्रेविटी कंट्रोल से, ग्रेविटी कंट्रोल में क्या है कोई भी एक वेट डाल दीजिए हो गया, वेट थोड़ी ना उसका चेंज हो रहा है, ठीक है। और ये भी है कि स्प्रिंग वाला जो है वो आप उसको उठा के ऐसे करके वैसे करके कुछ भी कर सकते हैं, स्प्रिंग लगा हुआ है, लेकिन ग्रेविटी वाला में है कि उसको हमेशा ऐसे ही रखना है। हाँ, तो ऐसे उल्टा कर दिएगा तो उसका काम नहीं करेगा, ठीक है। यही पे है द कंट्रोलिंग टॉर्क इज प्रोपोर्शनल टू थीटा, यानी कि अभी हम लोग डिस्कस कर रहे थे ना, यहाँ पे क्या कर रहे थे कंट्रोलिंग टॉर्क डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू थीटा, और यहाँ पे कंट्रोलिंग टॉर्क साइन थीटा, ठीक है। ये हो गया, ये एक फिगर है, इसमें कौन सा मैकेनिज्म यूज हो रहा है, स्प्रिंग वाला, स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म यूज हो रहा है। स्प्रिंग कंट्रोल मैकेनिज्म हो रहा है तो इसका स्केल देखिए कैसा है, यूनिफॉर्म स्केल हो गया। और इसमें देखिए ये हो रहा है ग्रेविटी वाला का है, ग्रेविटी कंट्रोल है, इसका स्केल देखिए इसका कैसे है, इसका स्केल कैसा है, हाँ 100, इनिशियली क्रैम्प्ड है और उसके बाद यूनिफॉर्म हो गया, ठीक है। तो ये कैसा स्केल हो गया, नॉन यूनिफॉर्म स्केल हो गया, ठीक है। चलिए एक सवाल है, असर्शन रीजन एक तरह का जब क्वेश्चन आता है उसमें क्या होता है ना कि एक असर्शन दिया, मतलब एक स्टेटमेंट दिया, उसका एक रीजन देगा। अब आपको बताना है, इसमें 4 ऑप्शन आएगा, पहला ऑप्शन रहेगा ए और आर दोनों सही है, और आर जो है सही रीजन है असर्शन का। दूसरा रहेगा कि ए और आर सही है बट आर जो है वो रीजन नहीं है असर्शन का। तीसरा जो है ए और आर दोनों, तब क्या कहे एक सही है एक गलत है, और दूसरा है कि ये सही है वो गलत है। ये 4 ऑप्शन रहेगा, ठीक है। मतलब ये असर्शन सही है रीजन गलत है, और चौथा ऑप्शन रहेगा कि असर्शन गलत है रीजन सही है, ठीक है। ये 4 ऑप्शन रहता है। अब जैसे आपका एक असर्शन दिया है, असर्शन क्या बोल रहा है, एनी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट शुड हैव अ डैम्पिंग टॉर्क। असर्शन मेरा सही है कि गलत है, सही है,
कोई भी इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट रहेगा तो उसमें 3 तरह का टॉर्क होना ही चाहिए, तभी वो इंडिकेट कर पाएगा, यानी कि वो उसका फीचर है, उसमें तीनों टॉर्क होना ही चाहिए। मेरा असर्शन मेरा सही हो गया। अब इसका रीजन क्या बोल रहा है, विदाउट द डैम्पिंग टॉर्क द पॉइंटर टेक्स मोर टाइम टू सेटल, यानी कि फाइनल पोजीशन पे आके, स्टेडी स्टेट पे आके, अब वो स्टेडी स्टेट पे ऐसे ऐसे वाइब्रेट करते रहेगा, डैम्प करते रहेगा, और जब तक कि उसको खत्म नहीं होगा डैम्पिंग, वो डैम्पिंग खत्म होने में उसको टाइम लगेगा, यानी आपको रीडिंग लेना है तो बहुत देर वेट करना पड़ेगा। ठीक है, तो ये रीजन जो है, विदाउट डैम्पिंग टॉर्क द पॉइंटर टेक्स मोर सेटलिंग टाइम, ये सही है या गलत है? सही है। तो यानी कि अब बताइए, क्या यहाँ पे शुड है, होना चाहिए, और क्यों होना चाहिए, ताकि मेरा कम सेटलिंग टाइम लगे। तो ए ऑप्शन सही है कि बी है कि सी है कि डी है? ये ए मल्टीपल चॉइस, ये एमसीक्यू में आता है, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन होता है ना, कौन सा सही है मेरा? मतलब असर्शन इसमें है, दोनों सही है, और रीजन जो है वो करेक्ट है। इसमें है ये दोनों सही है बट रीजन नहीं है। ठीक है, तो ये इसमें क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन मेरा सही होगा। ठीक है, इसमें ए ऑप्शन सही होगा, यानी असर्शन भी सही है और रीजन इज द करेक्ट, ये यानी रीजन जो है इसको सही से हाँ सेटिस्फाई कर रहा है। अब दूसरा क्वेश्चन देखिए, दूसरा क्वेश्चन कह रहा है, द नीडल ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट अटेन्स अ पोजिशन वेयर डिफ्लेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग टॉर्क एक्टिंग ऑन अ मूविंग सिस्टम आर इक्वल एंड अपोजिट, यानी कि ये कह रहा है कि कंट्रोलिंग और डिफ्लेक्टिंग ये दोनों, अब जैसे ये नीडल है, इधर से कंट्रोलिंग लग रहा है, इधर से डिफ्लेक्टिंग लगेगा, यही ना होगा? तो ये जो है इक्वल एंड अपोजिट कर रहा है, ये सही है? तो हाँ, हाँ तो असर्शन मेरा सही है। अब इसका रीजन देखिए, द ऑसिलेशन ऑफ नीडल आर सप्रेस्ड बाय डैम्पिंग मैकेनिज्म, ये स्टेटमेंट सही है? क्या ये स्टेटमेंट इसके लिए इसको सेटिस्फाई कर रहा है? हाँ, ये अलग स्टेटमेंट है, इसका डैम्पिंग का बात कर रहा है, इंडिकेट मतलब जिस पोजीशन पे आ रहा है मेरा, कंट्रोलिंग और डिफ्लेक्टिंग की बात ये कर रहा है, और ये डैम्पिंग की बात कर रहा है, तो हालांकि दोनों स्टेटमेंट अलग अलग सही है, बट रीजन इज नॉट सेटिस्फाई द असर्शन। तो इसमें एक मेरा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? बी ऑप्शन, रीजन करेक्ट नहीं है असर्शन के लिए। ये समझ में आया? दोनों सवाल समझ में आया कि नहीं? चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, एज द पॉइंटर ऑफ इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट मूव्स अवे फ्रॉम इट्स जीरो पोजिशन, तो ये 4 ऑप्शन दिया हुआ है, कौन सा सही होगा? अगर मूव्स अवे फ्रॉम द जीरो, ये चारों ऑप्शन देखिए क्या होगा सही, ठीक से देखिए। हाँ, सही से देखिए। देखिए 3 केस बनाते हैं, केस 1, केस 2 और केस 3। ठीक है, हाँ, पहला केस में हम इनपुट नहीं दे रहे हैं, इनपुट 0 है। ठीक है, अब बताइए जब इनपुट 0 होगा तो उस समय मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कितना होगा, कंट्रोलिंग टॉर्क कितना होगा? इनपुट दिए ही नहीं है। दूसरा में है कि इनपुट दे दिए, इनपुट गिवन, और हम लोग जो ऑब्जर्व कर रहे हैं वो इनिशियल कंडीशन पे कर रहे हैं, मतलब कि एकदम उसको क्या कहिएगा, पॉइंटर जो है, पॉइंटर जो है मतलब कि 0 के आसपास है, यानी इनिशियल कंडीशन पे है। चलिए इनिशियल कंडीशन पे पॉइंटर है, अब पॉइंटर जो है इनिशियल कंडीशन पे है, यानी कि ये है, अब यहाँ पे पॉइंटर है मेरा। ठीक है, अब इस पे हम इनपुट दे दिए, तो पॉइंटर क्या होगा, इधर जाना चाहेगा, तो इसमें मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जो है वो मेरा क्या होगा? हाँ, ये मेरा डिफ्लेक्टिंग टॉर्क सबसे मैक्सिमम होगा उस समय। अब ये ताकि धीरे धीरे आगे जाएगा तो ये क्या करेगा, घटेगा। अब जो मेरा कंट्रोलिंग टॉर्क है ये मेरा अभी मिनिमम है, ये मेरा मिनिमम है, और जैसे जैसे ये आगे बढ़ेगा वो क्या करेगा, बढ़ेगा। हाँ, और ये हाँ, मतलब कंट्रोलिंग टॉर्क 0 ही होगा, मिनिमम क्या सबसे 0 होगा। ठीक है,
अब जो है ये मैक्सिमम है, ये मिनिमम या कहिए जीरो रहेगा। ये हुआ इनिशियल कंडीशन। और जैसे ही कहीं आगे जाएगा तो आगे जाने पे क्या होगा बताइए। हाँ, जैसे ही इनपुट दिया हुआ है, पॉइंटर मूविंग है, पॉइंटर जो मेरा है मूविंग है, ठीक है। अब पॉइंटर मूविंग है तो इसमें क्या होगा, ये धीरे धीरे घटेगा और टाउसी मेरा क्या होगा, बढ़ेगा। और ये घटना कब तक होगा, जब तक कि टाउसी नॉट इक्वल टू, ये जैसा ही हो जाएगा वहां पे जाके ये रुक जाएगा। उसके बाद डैम्पिंग टॉर्क उसको रोक देगा, तो डैम्पिंग को खत्म कर देगा। हाँ हाँ, जितना दिए हैं वही तो है मेरा, उसी तरह से किया हुआ है। तो ये दोनों टॉर्क जब बराबर हो जाएगा तो वहां जाके रुक जाएगा। अब बताइए इसमें कौन सा सही है, ठीक से पढ़िए। हाँ, पॉइंटर ऑफ एन इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट अवे फ्रॉम इट्स जीरो पोजीशन, जीरो पोजीशन छोड़ चुका है, यानी ये वाला है, केस 3 की बात कर रहा है। अरे ये क्या है, ये इनिशियल कंडीशन पे है। मूव्स अवे फ्रॉम इट्स जीरो, ऐसे कोई भी पोजीशन हो, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क बढ़ेगा कि घटेगा। गजब स्थिति है यार, यहां मैक्सिमम है, इसके बाद इसको घटना ही है। भी सही है, देख लीजिए, आप लोग कंफ्यूज मत कीजिए, डिफ्लेक्टिंग टॉर्क घटेगा ना। हाँ, ठीक है, इनिशियल पे मैक्सिमम होगा, इसके बाद धीरे धीरे ये घटेगा ही, ये घटेगा और कंट्रोलिंग बढ़ेगा। और ये कब तक होगा, जब तक कि दोनों बराबर ना हो जाए। हाँ, रिफ्लेक्टिंग टॉर्क जीरो क्यों रहेगा, जब हम इस पे इनपुट दे दिए तो वो मैक्सिमम होगा। तो आप इसका पोजीशन बोल रहे हैं। हाँ 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 हाँ, उस समय का डिफ्लेक्टिंग सबसे मैक्सिमम होगा, वो मैक्सिमम उसको मिल गया। अब वो धीरे से ऐसे झटका मारेगा, यानी झटका मारेगा, डिफ्लेक्टिंग घटेगा। डिफ्लेक्टिंग टॉर्क जैसे ही उसको दिए ना, उस समय उसको, जैसे उसको कुछ भी उतना न्यूटन उसको फोर्स दे दिए, न्यूटन मीटर उसको दे दिए, न्यूटन मीटर टॉर्क उसको दे दिए। ये नहीं कि जीरो से दे रहे हैं, एक एक करके दे रहा है, वैसे नहीं दे रहा है। अचानक से 5 दे दिए, अब 5 से उसको जीरो आना है, या जहां तक जाना जाते कंट्रोलिंग हो। कौन किसके लिए, क्वेश्चन जो कह रहा है आप इसका मूव सवे हमेशा ये वाला है, यही होगा, ठीक है। रिफ्लेक्टिंग घटेगा, कंट्रोलिंग बढ़ेगा, और कब तक होगा ये घटना, जब तक कि दोनों बराबर ना हो जाए, बस यही है। अब चलिए, एक बात आती है कि हम लोग पीएमएमसी इज यूज्ड फॉर डीसी सिग्नल मेजरमेंट और एसी सिग्नल, किसके लिए यूज होता है, ओनली डीसी, एसी के लिए होता है। चलिए, ये लड़का इसको ज्यादा था, अभी दे दिया एसी सिग्नल, कहेगा हम देखेंगे क्या होता है। तो मन मर्जी है भाई, और उसका मर्जी है, वो देखेगा ही। तो मान लीजिए उसने हाई फ्रीक्वेंसी एसी सिग्नल दिया, उस समय क्या होगा कि पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट का जो पॉइंटर है ये वाइब्रेट करेगा अराउंड जीरो पोजीशन ड्यू टू, यानी कि हाई फ्रीक्वेंसी देगा तो यहाँ का पॉइंटर जो है ये वाइब्रेट करने लगा, यहीं के अलोंग वाइब्रेट करने लगा, ठीक है, क्योंकि ये हाई फ्रीक्वेंसी है, ठीक है, ड्यू टू स्मॉल टाइम पीरियड। फ्रीक्वेंसी हाई होगा तो टाइम पीरियड लो होगा, क्यों, क्योंकि टी बराबर 1/f होता है। ये समझने में दिक्कत। चलिए नेक्स्ट जो कर रहा है, सिमिलरली अ लो फ्रीक्वेंसी एसी सिग्नल इज अप्लाई टू द टर्मिनल, अगर लो फ्रीक्वेंसी अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, तो टाइम पीरियड तो मेरा बढ़ गया। उसमें क्या करेगा कि पॉइंटर जो है विस ऑसिलेट द पॉजिटिव एंड निगेटिव पिक, जो यानी यहां से लेके जहां तक पॉजिटिव से निगेटिव पिक जो होगा ना लो सिग्नल का, यहां से यहां तक, ये दोनों में ऐसे ऐसे पॉइंटर करता रहेगा। मेजरमेंट मिलेगा दोनों कंडीशन में, नहीं मिलेगा, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछ दिया था कि हाई फ्रीक्वेंसी दिए तो हम क्या पाए, और लो फ्रीक्वेंसी दिए तो क्या पाए, ठीक है। ये तो उसको भी पता है कि इससे एसी सिग्नल दे दिए तो वो मेजरमेंट नहीं देगा।
अब ये एक सवाल है, अ मूविंग कॉइल हैज 100 टर्न्स, यानी कि n बराबर कितना दिया हुआ है, नंबर ऑफ टर्न्स 100, लेंथ एंड डेप्थ दिया हुआ है, लेंथ दिया हुआ है 100 mm और डेप्थ दिया हुआ है 10 mm था ना जी। ठीक है, लेंथ एंड डेप्थ दे दिया, इट्स पोजिशनड, हाँ तो इसका मतलब क्या हुआ, यहां से एरिया निकल जाएगा, एरिया क्या हो जाएगा L इंटू टी। अब कह रहा है इट इज पोजिशनड इन अ यूनिफॉर्म रेडियल फ्लक्स डायरेक्शन ऑफ 200 m टेस्ला। हाँ, अब देखिए ये जो B है, हाँ इसको वेबर पर मीटर में चेंज करना होगा। ठीक है, इफ द क्वाइल करिंग अ करंट I भी दिया हुआ है कितना, हाँ अब हमसे पूछ रहा है क्या, टॉर्क एक्टिंग ऑन द क्वाइल, टॉर्क पूछ रहा है, टॉर्क का फॉर्मूला क्या होगा, बताइए क्या होगा इसका आंसर। 1 टेस्ला इज इक्वल टू 1 वेबर मीटर स्क्वायर होता है। ठीक है, 1 टेस्ला इक्वल टू 1, यानी कि यही जो है यही हो जाएगा वेबर मीटर स्क्वायर, यानी कि 200 इंटू 10⁻³ मिली का मतलब क्या होता है, ये ना होता है, ये वेबर मीटर स्क्वायर, यही रख देना है। अब टाउ बराबर क्या होता है, तो बी का वैल्यू कितना हो गया, आई का वैल्यू, एन का वैल्यू और एरिया का वैल्यू, हाँ mm का होल स्क्वायर, तो mm का कितना होगा, यही होगा क्या, बोलिए। ठीक है, इसका कितना आ जाएगा आंसर, कितना आ गया, कितना आया क्या, ठीक है, ये आंसर आ गया। अब ये सवाल, हाँ हाँ ये सब घटेगा, अभी देखिए 3 3 6 12, 12 आ गया कितना, 10⁻12, और 1 2 3 4 5 6 7, 7 इसमें कट गया। ठीक है, हाँ हाँ ठीक है। अब ये देखिए ये सवाल समझ जाएगा ना, अब नेक्स्ट देखते हैं। हाँ, पीएमएमसी आम मीटर, अब हम लोग पीएमएमसी को एज एन आम मीटर यूज करें, बना के यूज करेंगे और एज ए वोल्ट मीटर यूज करेंगे। अब देखिए पीएमएमसी का एक कमी था कि उसमें जो मूविंग कॉइल में जो तार यूज कर रहे थे बहुत पतला तार यूज कर रहे थे, जिसके कारण उसका करंट कैपेबिलिटी जो है वो 100 मिली एम्पियर से जैसे ही आप ज्यादा दीजिएगा तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो यही करा है। अब बेसिक पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट कैन डायरेक्टली बी यूज एज एन आर्म मीटर, इसको एज एन आर्म मीटर यूज कर सकते हैं, लेकिन ड्यू टू द थिन एंड लाइट वायर यूज इन वाइंडिंग ऑफ मूविंग कॉइल द मैक्सिमम करंट कैपेबिलिटी ऑफ द इंस्ट्रूमेंट इज 100 मिली एम्पियर, यानी कि इसका मैक्सिमम एबिलिटी कितना है 100 मिली एम्पियर। अब ऐसा अमीटर आप बनाना चाहिएगा जो 100 तक ही नापे, 100 मिली तक ही नापे। अब तो मिनिमम हम लोग का 1 एम्पियर 2 एम्पियर, अगर एसी आ गया तो 8 9 एम्पियर तक चला जाएगा। ठीक है, तो आप लोग का ऐसा आम मीटर हम नहीं बनाना चाहेंगे, मतलब पीएमएमसी इस स्थिति में एज एन आम मीटर हम यूज नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो इसका रेंज को हमको बढ़ाना पड़ेगा, ये जो 10 100 मिली एम्पियर है इसका रेंज को हमको बढ़ाना होगा। तो बढ़ाने के लिए इन ऑर्डर टू एक्सटेंड द रेंज बियॉन्ड 100 मिली एम्पियर, इसके लिए क्या किए, एक लो रेसिस्टेंस कनेक्ट किए मीटर के। ठीक है, ऐसे करके, ऐसे करके एक लो रेसिस्टेंस, ठीक है, एक लो रेसिस्टेंस, ये मीटर है ना, इसको कनेक्ट कर दिए। ये कनेक्ट करने से मेरा क्या हुआ, इसका रेंज बढ़ जाएगा। कैसे बढ़ेगा बताते हैं, देखिए रेसिस्टेंस का मतलब क्या होता है,
जो रेसिस्ट किया। जैसे जो रास्ता है, रास्ता में जो रोड़ा है वही ना रेसिस्टेंस है। ज्यादा रोड़ा तो आप तेजी से चलिएगा, और कम रोड़ा रहेगा न के बराबर रहेगा तो अब बताइए, जब करंट जाएगा तो अगर रेसिस्टेंस का वैल्यू कम, तो सारा करंट चाहेगा हम इसी से चल जाए, ज्यादा रेसिस्टेंस वाला में हम न जाए, यही ना चाहेगा। हमेशा करंट जो है वो कम रेसिस्टेंस से जाना चाहता है। इसीलिए कभी कभी आप वायर को शॉर्ट सर्किट कर दीजिए, यानी कि यहाँ पे वायर एक लगा दीजिए। अगर एक वायर लगा दीजिएगा, इससे भी नहीं जाना चाहेगा, सारा का सारा इसमें से चल जाएगा, और इस कंडीशन को कहते हैं शॉर्ट सर्किट। ये ना होता है शॉर्ट सर्किट। और शॉर्ट सर्किट में देखते हैं करंट बहुत स्पाइक होता है, और हम लोग के घर का बिजली का बहुत जो चीज है वो, हाँ, अगर एमसीबी नहीं लगा हुआ है तो ठीक है। तो हम 100 मिली एम्पियर से ऊपर देना चाह रहे हैं, ठीक है, 5 मिली एम्पियर, 10 मिली एम्पियर। तो जितना हाई करंट जो है वो क्या करेगा, सारा का सारा शंट से पार कर जाएगा, पास कर जाएगा, और बाकी मेरा रेंज जो है वो उसके रेंज में आ जाएगा। यानी कि एक शंट लगाने से मेरा आम मीटर का रेंज बढ़ गया। अब ये शंट सीरीज में लगाएं कि पैरेलल में लगाएं, ठीक है, यानी कि एक पैरेलल में शंट रेसिस्टेंस लगाएं। ऐसे आम मीटर के अंदर जो ऐसे कहा जाता है कि आम मीटर को कनेक्ट कैसे किया जाता है, सीरीज में। आम मीटर को सीरीज में कनेक्ट किया जाता है, लेकिन ईएमएमसी में रेंज बढ़ाने के लिए इसमें जो रेसिस्टेंस लगाते हैं वो किस शंट में लगाते हैं, पैरेलल में, ठीक है। तो यही करा है। फॉर मेजरिंग हाई करंट लो रेसिस्टेंस इज कनेक्टेड इन पैरेलल। हाई रेसिस्टेंस नहीं, हाई दीजिएगा तो क्या होगा, सारा का सारा मीटर से चला जाएगा, खत्म, फिर हो जाएगा खत्म, टाटा ना, और उसके बाद बाय बाय। चलिए, लो रेसिस्टेंस होगा। ये लो रेसिस्टेंस क्यों बोले, समझ में आया ना। लो रेसिस्टेंस, एक ये बात याद रखना है, लो रेसिस्टेंस। दूसरा बात याद रखना है पैरेलल, ठीक है, पैरेलल टू द इंस्ट्रूमेंट। क्यों, ताकि बाईपास कर दे। जैसे हम लोग बाईपास यूज करते हैं ना, कि बाईपास रोड से जा रहे हैं, क्या होता है, पूरा सिटी का रोड है, ये रोड है, ये रोड है, ये रोड है, पूरा जैसे जाम है, और एक निकलता है सिटी से बाहर बाईपास से, जाइए एकदम तेजी से निकल जाइए, कोई मतलब नहीं है कहाँ पे क्या है नहीं है, यही ना बाईपास होता है, बाईपास रोड। यानी इसको बाईपास कर दिया। यहाँ पे कह रहा है कि जो करंट है उसको ये बाईपास कर देगा, बाईपास द मेजर पार्ट ऑफ द करंट। और ये बाईपास करने से क्या हो गया, मेरा मीटर डैमेज होने से बच गया, यानी प्रोटेक्टिंग द मीटर मूवमेंट फ्रॉम डैमेज। समझ में आया ना। ये क्यों लगाएं लो रेसिस्टेंस, क्यों लगाएं पैरेलल में, इसका क्या काम हुआ। लो रेसिस्टेंस लगाएं, पैरेलल में लगाएं, ताकि बाईपास कर दे मेजर मेजर पार्ट ऑफ द करंट, मेजर पार्ट ऑफ द करंट, ठीक है। द लो रेसिस्टेंस कनेक्टेड इन पैरेलल विद द कॉइल इज कॉल्ड शंट, तो शंट बोलते हैं। पीएमएमसी आम मीटर आएगा तो इतना बात लिख दीजिएगा ना, पहला लिख दीजिएगा कि इसका यहाँ तक लिमिट है, दूसरा लिखिएगा कि उसको लिमिट को बढ़ाना पड़ेगा, तो बढ़ाने के लिए ये काम करेंगे। समझ में आ गया ना। चलिए, ये आ गया। अब ये इसका RSH का मतलब हो गया शंट रेसिस्टेंस, ये RM जो हो गया उसका कॉइल रेसिस्टेंस, जो मूविंग कॉइल जो अंदर में कॉइलिंग किया हुआ है उसका। IM हो गया इसका फुल स्केल डिफ्लेक्शन, IM। और IS मतलब IM यहाँ से जो करंट गया, ठीक है, और ISH हो गया शंट करंट, जो इसमें से करंट गया, ठीक है। और I हो गया जिसको हम लोग मेजर करना चाह रहे हैं, ठीक है, जिसको हम लोग मेजर करना चाह रहे हैं। ये बहुत बड़ा करंट है, इसका तो हम लोग को रेंज पता ही है कि 100 मिली तक रखना है। इसको क्या करेंगे, ज्यादा को इधर कर देंगे, लेकिन इतना करेंगे ये हमको पता रहे कि इसमें से कितना गया, ठीक है, तब ना दोनों को फिर ऐड करके निकाल लेंगे। अब चलिए नेक्स्ट देखते हैं इसका कैलकुलेटिव पार्ट। अब देखिए ये कह रहा है कि वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द शंट एंड मीटर मस्ट बी सेम। ये देखिए ये दोनों पैरेलल में है, पैरेलल कनेक्शन में वोल्टेज सेम रहता है, और सीरीज कनेक्शन में करंट सेम रहता है, ठीक है। तो अब हाँ बोलिए, तो दोनों में आपका ये सेम रहेगा। तो अगर भी लिखना रहेगा हमको इस पोर्शन के लिए, इस पोर्शन के लिए क्या लिख सकते हैं, ISH इंटू RSH, ये भी हो गया। सिमिलरली इसके लिए भी लिखना रहेगा तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, IM इंटू RM। चूंकि दोनों पैरेलल में है तो ये दोनों बराबर हो जाएगा,
ये दोनों को बराबर कर दिया। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेरा आई है टोटल करंट, वो क्या है? हाँ, आई एम प्लस, ये है ना, कोई दिक्कत? चलिए यही बात यहाँ पे लिख दिया, यानी कि मेरा शंट बराबर कितना हो गया? आई माइनस आई एम हो गया। अब यहां से कह रहा है कि पहला इक्वेशन देखिए, ये जो इक्वेशन है यहाँ पे आर एस एच को कितना लिख सकते हैं? ये इतना लिख दिया। अब जो है ये आई एस एच को रिप्लेस कर रहा है, आई एस एच को रिप्लेस कर रहा है आई माइनस आई एम से। ये कितना हो जाएगा? ठीक है, अब देखिए ये आई एम, अब देखिए आई एस एच का वैल्यू हट गया है, क्योंकि मेरा मीटर क्या देगा? आई एम देगा, रीडिंग आई एम ही ना देगा। तो ये देखिए यहाँ पे आई एम आ गया, आर एम आ गया। ठीक है, द रेशियो ऑफ टोटल करेंट टू द करेंट इन द मीटर, यानी कि इसको एक मल्टीप्लाइंग फैक्टर डिफाइन कर रहे हैं। इसका मल्टीप्लाइंग फैक्टर का नाम है जो टोटल करंट है और जितना करंट मीटर में गया। ठीक है, ये एम निकालने का ये फायदा है कि आई आई एस एच जो है वो ऑटोमेटिक अपना कैलकुलेट हो जाएगा। तो यही मल्टीप्लाइंग फैक्टर कर रहा है कि मल्टीप्लाइंग पावर एम बराबर इतना बोल दिया, ये टोटल करंट, और ये क्योंकि टोटल करंट हमको मेजर करना है और आई एम हमको मीटर से मिल जाएगा। ठीक है, तो इसलिए एम इसको ले लिया है, तो ये इसको कह दिया 1 प्लस आर एम बाई आर एस एच। ठीक है, ये कैसे आएगा बोलिए? हाँ, आ जाएगा। कैसे आएगा? इसको इधर ले जाइए, इसको इधर ले जाइए, तो ये कितना हो गया? आई माइनस आई एम, और नीचे में आई एम, और ये क्या हो जाएगा? आर एम बाई आर एस एच हो जाएगा ना। ये नीचे आ गया, ये ऊपर चला गया। अब देखिए यहाँ से ऐसे लिख सकते हैं, आई बाई आई एम माइनस आई एम बाई आई एम, लिख सकते हैं आर एम बाई आर एस एच, ये लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या हो गया? हाँ, ये हो जाएगा कितना? आई बाई आई एम, इसको इधर ले जाइए, ये माइनस पार्ट को उधर ले जाइए, तो आई बाई आई एम बराबर आर एम बाई आर एस एच प्लस 1 हो जाएगा। और इसको हम लोग क्या कर रहे हैं? आई बाई आई एम को मल्टीप्लाइंग फैक्टर, ये एम आ गया, यही चीज यहाँ पे आ गया। ठीक है, और यहीं पे आर एस एच आ गया, आर एस एच बराबर आर एम डिवाइड बाई माइनस। समझ में आया? हालांकि इतना दूर तक आप लोग से पूछेगा नहीं, लेकिन ठीक है, ये सब कैलकुलेशन कोई बड़ा चीज नहीं है जो फिजिक्स पढ़े हुए है। वन ऑफ द इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रेसिस्टर विच इज यूज एज अ शंट, उसका इंपॉर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक है कि इट्स टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस शुड बी नेग्लिजिबल, यानी कि टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस ये क्या है? ये आप लोग पढ़े होंगे ऐसे, ऐसा पढ़े थे कभी? तो यहाँ पे जो अल्फा है इसको कहते हैं टेम्परेचर रेसिस्टेंस ऑफ कोफिशिएंट, यानी कि टेम्परेचर बढ़ाने से मेरा रेसिस्टेंस पे क्या प्रभाव पड़ेगा। ठीक है, टेम्परेचर बढ़ा दिए तो इसका रेसिस्टेंस कहीं घट तो नहीं गया। ठीक है, आप लोग आरटीडी आरटीडी पढ़ रहे हैं ना? हाँ, एनटीसी पीटीसी वहाँ आएगा, निगेटिव टेम्परेचर। हाँ हाँ, ठीक है, तो ये मेरा कह रहा है कि ये मेरा नेग्लिजिबल होना चाहिए, यानी कि टेम्परेचर के साथ ज़्यादा वेरी ना करे। द मोस्ट फ्रीक्वेंट ये सब मैंगनीन, कॉन्स्टेंटाइन, यूरेका, ये सब मटेरियल यूज करते हैं इसी के लिए। अब देखिए ये तो आम मीटर का पता चल गया। अब है मल्टी रेंज आम मीटर। ठीक है, मल्टी रेंज करते हैं ताकि इसका रेंज हम लोग डिसाइड करें। कभी कभी आप लोग अब बढ़िया आम मीटर देखिएगा, या बढ़िया आप लोग ये डिजिटल ही देखिएगा, ये सब वाला डिजिटल मीटर, मल्टीमीटर, तो उसमें देखिएगा एक रेंज दिया रहेगा, 0 to 30 वोल्ट के लिए ये रेंज, 30 to 300 के लिए ये रेंज, वो रेंज दिया रहता है ताकि उस रेंज में वो ज़्यादा एक्यूरेटली मेजर करेगा। ठीक है, मेजर करना एक बात है और मोर एक्यूरेटली मेजर करना एक बात है। ठीक है, तो यही मल्टी रेंज कर रहा है, इसका मल्टी रेंज का ये फोटो हो गया। अब देखिए शंट को करना है,
तो ये R1 R2 अलग अलग है, और ये क्या किया, एक स्विच लगा दिया, ये मेक एंड ब्रेक स्विच है। हाँ ठीक है, ये 4 शंट में लगा दिया, यही सब है। ये 4 से है कि पहले अगर इसमें लगाया तो इससे होके ये चला गया, R2 को लगाया तो इससे होके चला गया। ठीक है, अब क्योंकि शंट रेसिस्टेंस जो होता है वो कोई भी तार से तो बना नहीं सकते हैं, उसका अपना एक कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए। तो इस ये मल्टी रेंज आर्म मीटर का वैल्यू जो है, कॉस्टिंग जो है वो कम पड़ेगा या ज़्यादा पड़ेगा? ज़्यादा पड़ जाएगा। ठीक है, ऑल द शंट्स आर वेरी प्रिसाइज रेसिस्टेंस, हेंस द कॉस्ट ऑफ सच आर्म मीटर इज वेरी हाई। हाई, ठीक है, ये मल्टी रेंज आर्म मीटर है। इससे बचने के लिए, क्योंकि वो उसमें दिक्कत था कि मेक और ब्रेक स्विच था, उससे बचने के लिए एक दूसरा आरेटन्स या शंट यूनिवर्सल शंट आया गया। इसमें जो है इसी को डिवाइड कर दिया गया। ठीक है, अगर मान लीजिए R1 से लेगा तो ये क्या हो जाएगा, ये तीनों सीरीज में आ जाएगा, और ये उसके पैरेलल में, यानी एक तरफ R1 आ गया, और इसके सीरीज में कौन कौन है, R2 R3 RM, ये ना हो गया। उसी तरह से अगर इसको लेगा तो R2 ये तीनों सीरीज में आके इसके पैरेलल में, R2 के पैरेलल में, समझ रहे हैं। अगर इसको लेगा तो ये तीनों सीरीज में इसके पैरेलल में। ठीक है, यही सब बात इसका वर्डिंग में लिखा हुआ है। हालांकि इतना अगर पूछे कभी, हम पीएमएमसी को बहुत ज़्यादा एक्सप्लेन करने के लिए कह दे, ये सब 2-4 तो फोटो बना के, ताकि 6 मार्क्स अच्छा से दे दे, कोई भी चेक करे तो। ठीक है, ये उसका छोटा सा नॉर्मल कैलकुलेशन है। जब R1 लेंगे तो ये तीनों सीरीज में आ गया। ठीक है, और ये पैरेलल में क्या होता है, पैरेलल कनेक्शन में I1 R1 और ये IM इतना बराबर होना चाहिए, जो अभी किए थे, वोल्टेज इक्वल होना चाहिए दोनों का, क्योंकि पैरेलल कनेक्शन में क्या होता है, वोल्टेज सेम रहता है। चलिए, ये सब मेरा रिक्वायरमेंट है शंट का, शंट कैसा होना चाहिए। ठीक है, शंट जो है वो स्टेबल होना चाहिए और कास्ट आउट विद टाइम। कास्ट आउट मतलब क्या कहिएगा, बहिष्कृत करना होता है ना, यानी कि समय के साथ वो चेंज नहीं होना चाहिए। ठीक है, द शंट रेसिस्टेंस शुड नॉट कैरी करंट विच विल काउज एक्सेसिव टेम्परेचर राइज। अभी हम लोग पढ़े ना, उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस जो है वो चेंज नहीं करना चाहिए। ठीक है, द टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ शंट एंड द मीटर शुड बी लो एंड शुड बी एज इक्वल एज पॉसिबल, यानी कि दोनों का टेम्परेचर का जो मीटर का है और उसका दोनों का जितना करीब हो और लो हो, दोनों का इक्वल टाइप का होना चाहिए। मतलब द टाइप ऑफ मटेरियल यूज टू ज्वाइन द शंट शुड हैव लो थर्मोडाइलेक्ट्रिक वोल्टेज ड्रॉप। ठीक है, ये सब आप लोग के रेंज से बाहर हो गया। द सोल्डरिंग ऑफ ज्वाइंट शुड नॉट काउज अ वोल्टेज ड्रॉप। सोल्डरिंग ऑफ ज्वाइंट जो होता है वहाँ पे लीड टाइप का जो होता है ना, वहाँ पे जो चाहिएगा, आप लोग जब नया नया सोल्डरिंग कीजिएगा तो वहाँ पे बहुत ज़्यादा मटेरियल गिरा दीजिएगा, वो सब नहीं होना चाहिए, ताकि वहाँ वो फिर वो उसके लिए जब जैसे आगे बढ़िएगा ना, तो हर एक चीज़, इवन कि इतना चीज़ हम पहन के जो पढ़ा रहे हैं ना, जब हाई फ्रीक्वेंसी पे जाएंगे तो ये सब चीज़ उतार देना होगा, कि बिकॉज इट एक्ट्स एज एन एंटीना। कोई भी कंडक्टर है हाई फ्रीक्वेंसी पे एक्ट्स एज एन एंटीना। ठीक है, द रेसिस्टेंस शुड हैव लो थर्मल इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स विथ कॉपर। अब इसके लिए मैंगनीन यूज कर रहे हैं, कॉन्स्टेंटिन यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट है पीएमएमसी वोल्ट मीटर। अब हमको एज ए वोल्ट मीटर इसका रेंज बढ़ाना है, एज ए वोल्ट मीटर इसका रेंज बढ़ाना है। तो आम मीटर के लिए हम लोग क्या किए थे, उसके शंट में लगा दिए थे एक रेसिस्टेंस। वोल्ट मीटर में क्या करेंगे कि एक सीरीज में लगा देंगे। ठीक है, एक सीरीज में लगा रहे हैं। ठीक है, यही बात इसमें लिखा हुआ है, बेसिक पीएमएमसी इंस्ट्रूमेंट इज मॉडिफाइड टू मेजर वोल्टेज इन द सर्किट, द रेसिस्टेंस इज रिक्वायर्ड टू बी कनेक्टेड इन सीरीज। ठीक है, यहाँ पे सीरीज में कनेक्ट किया है ताकि ये वोल्ट मीटर रेंज तक, एक अच्छे रेंज तक काम करे। दिस सीरीज रेसिस्टेंस इज कॉल्ड मल्टीप्लायर। वहां पे उसको कहते थे शंट, और यहाँ पे इसको कह रहे हैं मल्टीप्लायर। ठीक है, द मेन फंक्शन ऑफ द मल्टीप्लायर, अब बताइए, मेन फंक्शन जो है इज टू लिमिट द करंट थ्रू द बेसिक मीटर सो दैट द मीटर करंट कुड नॉट एक्सीड द फुल स्केल डिफ्लेक्शन वैल्यू। यानी कि ये
यहाँ पे जो सीरीज में लगा है इसका काम क्या है? हाँ, करंट को ये लिमिट कर रहा है, ताकि एक उसका मतलब जो रेंज है उससे वो एक्सीड न कर जाए। द वोल्ट मीटर मेजर द वोल्टेज अक्रॉस 2 पॉइंट ऑफ द सर्किट एज सर्किट कंपोनेंट। हाँ, अब ये इसका ये करना चाह रहे हैं हम, उसका मेजर ये कैलकुलेटिव पार्ट। द वोल्ट मीटर मस्ट बी कनेक्टेड अक्रॉस 2 पॉइंट सो एज द कंपोनेंट ऑफ मेजर पोटेंशियल डिफरेंस। अब देखिए, ये हो गया इंटरनल रेसिस्टेंस, ये हो गया सीरीज मल्टीप्लाई रेसिस्टेंस, ये फुल स्केल और वोल्टेज रेंज जिसको कि हम लोग मेजर करना चाह रहे हैं। तो ये जो वोल्टेज रेंज मेजर करना चाह रहे हैं वो हाई वोल्टेज रेंज का होगा। ये भी ज़्यादा हो जैसे ज़्यादा होगा, ज़्यादा से ज़्यादा भी होगा, और ये ज़्यादा से ज़्यादा भी इस पे आएगा तो ये इसका क्या करेगा, ये उड़ जाएगा। ठीक है, इसके लिए क्या किए कि ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप जो है यहीं पे हो जाए मेरा। ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप, ये क्या होता है, सीरीज में वोल्टेज ड्रॉप होता है ना, करंट, ज़्यादा से ज़्यादा वोल्टेज ड्रॉप यहीं पे हो जाए ताकि कम से कम वोल्टेज इसको मिले, मतलब कम से कम ड्रॉप इसमें हो, इसमें ड्रॉप कम हो, इसमें ड्रॉप ज़्यादा हो, इसमें ड्रॉप कम हो। ठीक है, और ताकि ये मेरा मीटर यूज हो जाए अच्छे तरीके से। समझ में आया ना? वहाँ पे करंट को लिमिट कर रहे थे, यहाँ पे वोल्टेज को लिमिट कर रहे हैं। ये इसका कैलकुलेटिव पार्ट हो गया। V इक्वल्स टू, अब ये जो ड्रॉप है यहाँ पे है और यहाँ पे मीटर है, IM RM। ठीक है, तो RS कह दिया। ये टोटल वोल्टेज जो है ये क्या होगा, जो ये जो IM है ये दोनों से तो करंट सेम रहेगा, ये वोल्टेज बराबर क्या हो जाएगा, जो इससे पास किया, जो इससे पास किया, जो मतलब उस पर ड्रॉप आया, उस पर ड्रॉप आया, तो दोनों ड्रॉप को प्लस कर दिया और यहाँ से IM RS इधर ले लिया, फिर इसको कर दिया। और ये सब करने का मतलब है ये यहाँ पे M मल्टीप्लाइंग फैक्टर ला रहा है। ठीक है, और फाइनली मेरा RS बराबर इतना आ गया, कैलकुलेटिव पार्ट है। ठीक है, ये इसका मल्टी रेंज हो गया। ठीक है, मल्टी रेंज बनाना रहेगा तो वहाँ पे क्या किए थे, अलग अलग लगाए थे ना ऐसे, और यहाँ पे ऐसे ऐसे लगा दिया ताकि इससे कनेक्ट हो, इससे कनेक्ट हो, इससे कनेक्ट हो। ठीक है, मल्टी रेंज वोल्ट मीटर। कुछ नहीं तो एग्जाम में आम मीटर, एक आम मीटर और मल्टी रेंज आम मीटर तो बना ही दीजिएगा। उसी तरह से वोल्ट मीटर, मल्टी रेंज वोल्ट मीटर, मतलब कि एप्लीकेशन ऑफ PMMC में। ठीक है, ये इसका मैथमेटिक्स हो गया, वो अलग अलग रेंज का। अब नेक्स्ट है सेंसिटिविटी। नेक्स्ट है आपका सेंसिटिविटी। सेंसिटिविटी जो होता है, हाँ, टोटल ये होगा। ठीक है, और इसका कैलकुलेशन कीजिएगा, ये आ जाएगा 1/IM। इसको कैलकुलेट करके लाइएगा तो ये आ जाएगा 1/। ठीक है, ये इसका सेंसिटिविटी हो गया। इसको कैलकुलेट करके देखिएगा, इसको कैलकुलेट कीजिएगा, आ जाएगा वहाँ से। ठीक है, यही कर रहा है, इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इक्वल्स टू मैक्सिमम वोल्टेज रेंज इनटू सेंसिटिविटी। यानी कि ये इंटरनल रेसिस्टेंस ऑफ वोल्ट मीटर इज इक्वल टू मैक्सिमम वोल्टेज रेंज V और इनटू सेंसिटिविटी। ठीक है, यही बात लिखा हुआ है। अब है रिक्वायरमेंट ऑफ ए मल्टीप्लायर। जैसे कि शंट का क्या रिक्वायरमेंट था, उसी तरह से मल्टीप्लायर का क्या क्या रिक्वायरमेंट है। द चेंज इन रेसिस्टेंस विद टेम्परेचर शुड बी स्मॉल, यानी इसका भी टेम्परेचर रेफिशिएंस ऑफ टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेसिस्टेंस क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। हाँ, दे शुड बी नॉन इंडक्टिवली उन फॉर AC मीटर, नॉन इंडक्टिवली क्या ना रहना चाहिए। देयर रेसिस्टेंस शुड नॉट चेंज विद टाइम, समय के साथ उसका रेसिस्टेंस चेंज नहीं करना चाहिए। कॉमनली यूज मटेरियल जो है कंस्ट्रक्शन के लिए मल्टीप्लायर का वही है बैंगन इन कांस्टेंट, ये दोनों ही यूज होता है उसमें भी। हाँ, उसका ही मटेरियल वही था, इसका वही है। अब देखिए,
उस दिन पढ़ा दिए थे ऐसे, एडवांटेज ऑफ पीएमएमसी। फिर भी ये हमको दूसरा जगह एक अच्छा सा मिला था, ये बहुत अच्छा सटीक मिला था, तो ये भी हम दे दिए। यूनिफॉर्म स्केल होगा पीएमएमसी का। क्यों होगा यूनिफॉर्म स्केल, हम बता चुके हैं। लो पावर कंजप्शन, पावर बहुत कंज्यूम कम करेगा, ठीक है। नो हिस्टेरेसिस लॉस एज द फॉर्मर इज ऑफ कॉपर और एल्युमिनियम। हाई टॉर्क टू वेस्ट रेशियो होता है। वेरी इफेक्टिव एंड रिलायबल ईडी करंट डैम्पिंग। ये जो ईडी करंट डैम्पिंग करते हैं, ईडी करंट डैम्पिंग, ईडी करंट डैम्पिंग जब एमआई में पढ़ाएंगे तो और अच्छा से दिखेगा आप लोग को कि ईडी करंट डैम्पिंग करते कैसे हैं। तो जो ईडी करंट डैम्पिंग होता है वो ज्यादा रिलायबल है एयर फ्रिक्शन या फ्लूइड वाला यूज करने से, ठीक है। ईडी करंट डैम्पिंग वहां यूज करते हैं जहाँ की टॉर्क मेरा ज्यादा हो। टॉर्क अगर वीक होता है तो वहां एयर फ्रिक्शन से भी काम चल जाएगा। एयर फ्रिक्शन में कुछ करना है, ऐसे लग के इसमें एक पिस्टन लगा देगा और ये अंदर बाहर जाएगा और ये डैम्पिंग को खत्म कर देगा। तो ये उसके लिए है जहाँ पे टॉर्क वीक हो, लेकिन जहाँ टॉर्क ज़्यादा रहता है तो हमको ईडी करंट डैम्पिंग करना पड़ता है। नो इफेक्ट ऑफ स्ट्रे मैग्नेटिक फ्लक्स एज द इंस्टेंट पोलराइज एंड यूनिडायरेक्शनल फील्ड इज एम्प्लॉयड। अब ये देखिए ये कर रहा है, स्ट्रे मैग्नेटिक फील्ड का इफेक्ट नहीं होता, ये कल भी बताए थे। अब देखिए इसका रेंज को हम एक्सटेंड कर सकते हैं। रेंज को कैसे एक्सटेंड कर सकते हैं, शंट या मल्टीप्लायर यूज करके। शंट लगाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, और मल्टीप्लायर लगाएंगे तो क्या बन जाएगा। ये समझने में कोई दिक्कत। नेक्स्ट है इसका डिसएडवांटेज। अब एक डिसएडवांटेज पीएमएमसी का तुम लोग को पता है, दिस कैन नॉट बी यूज एन एसी। हाँ, फ्रिक्शन एंड टेम्परेचर माइट इंट्रोड्यूस एरर। समय के साथ फ्रिक्शन होगा ही, वियर एंड टियर आएगा ही, टेम्परेचर के कारण वो। दीज आर कॉस्टलियर इन कंपेरिजन। अब जब इसके बाद जब मूविंग आयरन आया तो मूविंग आयरन दोनों को मेजर किया और इससे चीप हो गया, ठीक है। तो ये एक महंगा है एक सस्ता है, ये कब तक कहा जाएगा, जब तक कि उससे भी सस्ता चीज ना आ जाए। आपके पास 10,000 का मोबाइल है, अरे बाप 10,000 का मोबाइल है, और आपके बगल वाला दोस्त ले लेगा 15,000, अरे उसका सस्ता है, ही ना होगा। महंगा और सस्ता ये सब क्या है, कॉम्पेरेटिव चीज। हाँ कॉम्पेरेटिव चीज है। तो वही चीज करा है कि मूविंग आयरन बिकॉज ऑफ डेलिकेट कंस्ट्रक्शन एंड नीड टू एक्यूरेट मशीनिंग एंड असेंबली ऑफ वेरियस पार्ट्स, द यूजिंग ऑफ कंट्रोल स्प्रिंग एंड परमानेंट मैग्नेट माइट कॉजेज एरर। अब देखिए स्प्रिंग है तो समय के साथ, जैसे आप लोग क्लच प्लेट में भी देखते होंगे कि स्प्रिंग अगर इतना है तो 5 साल बाद निकलेगा तो स्प्रिंग खुद ब खुद छोटा हो जाएगा। गाड़ी में जो यूज होता है क्लच प्लेट में स्प्रिंग, तो स्प्रिंग समय के साथ वो वियर एंड टियर आएगा। अब परमानेंट मैग्नेट है तो क्या हमेशा उसका स्ट्रेंथ उतना ही थोड़ी ना रहेगा, ठीक है। यही चीज को हम लोग रिप्लेस करेंगे इलेक्ट्रोमैग्नेट से, ठीक है। तो ये इसका डिसएडवांटेज हुआ। ये इतना समझने में किसी को कोई दिक्कत, कोई ऐसा चीज जो नहीं समझ में आया। तो ये आपका पीएमएमसी कंप्लीट हो गया। इस पे कुछ कुछ सवाल अलग से, सवाल तो बनवाएंगे, सवाल मतलब ज्यादातर ऑब्जेक्टिव सवाल ही बनवाएंगे जैसे भी बनवाए थे ना, ताकि कंसेप्ट आप लोग का खुले, ठीक है। अब एमआई है और इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर है। चलिए ठीक है, थैंक ये ले लीजिए।